हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जे पेरी इंग्लिश सीरीज क्लास नंबर 6 में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले थे आर्टिकल्स का, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले थे कि नो आर्टिकल वाले ऑप्शंस कहाँ पर सही माने जाते हैं, कहाँ पर अपने को ए इन द हरगिज नहीं लगाना है, लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले छोटी सी 2 मिनट की मुझे आपसे बातें करनी है। ठीक है, ये लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, रेगुलर लेक्चर्स लेने आना हम लोगों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं। तो इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये जो लाइव चैट चल रही है मैं अभी आपसे ले नहीं पा रही हूँ। तो जो भी आपकी टॉपिक से रिलेटेड, काम से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी वो मैं आपकी वहाँ पर ले लूँगी। आपने जो चैट्स या कमेंट्स में कर रखी है, और आने वाले आपके जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको वो बता दिया करूँगी। इसलिए रेगुलर रहना, हर लेक्चर देखना। ठीक है, तो आपकी क्वेरीज मैं ले लिया करूँगी। क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी मंडे टू सैटरडे 3 बजे। ठीक है, क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग रेगुलर लाइव नहीं आ सकते। ठीक है, और अगर कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ओमिशन से रिलेटेड चीजें। लास्ट लेक्चर तक अपन ने क्या सीखा था कि ए एन द कहाँ पर लगता है ना। लास्ट लेक्चर क्या था? प्रॉपर नाउन्स, जहां पर आपका द लग रहा था, पर बेसिकली प्रॉपर नाउन्स के आगे कुछ नहीं लगता। कुछ अपवाद हैं जिसके आगे द लगता है, जहां पर जो मेन जितने अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उससे ज्यादा ही चीजें मैंने वहां पर आपको लास्ट लेक्चर में बता दी। अब अपन पहले ओमिशंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये कोर्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। आपको वो देखना है, बस देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें कुछ समझाने का नहीं है। जहाँ कुछ समझाने का होगा मैं समझाऊंगी। स्नैपशॉट लेना है और जल्दी से अपने को क्वेश्चंस पर जाना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब हम लोग सीखेंगे कहाँ कहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, किस किस नाम पे। देखो, पहली बात तो ये है कि प्रॉपर नाम के आगे प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना, आपके प्रॉपर नाउन में क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, क्लास नंबर 2 में भी लिखा हुआ है। तो प्रॉपर नाउन के आगे आपके कोई आर्टिकल नहीं लगते। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा या निश्चयवाचक संज्ञा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके आगे लगते हैं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, क्लास नंबर आपकी 5 में बता दिए। ठीक है, अब वैसे तो और बाकी के जो प्रॉपर नाउन्स और दूसरे हैं इस प्रकार के, उसके आगे आपको नहीं लगाना है, लेकिन वो क्वेश्चंस देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर समझा देती हूँ कि कहाँ पर आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले, कलर्स के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कलर्स के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ऐसा बोल रहा है ना ओमिशन। अभी तक हम वो संज्ञाएं देख रहे थे, वो नाम देख रहे थे जिसके आगे चीजें लगेंगी, आर्टिकल्स लगेंगे। अब हम वो नाम देख रहे हैं, वो संज्ञा देख रहे हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैं क्यों इतना यहाँ पर प्रेशराइज कर रही हूँ अभी समझ में आएगा। ठीक है, वो नाम देख रहे हैं जहाँ पर कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाना है। अब देखो, 2 चीजें। अगर मैंने लिखा आई बॉट, बॉट है ना, यहाँ पर खरीद के लाया, डैश न्यू शर्ट। ओके, अब न्यू नहीं यार, ब्लू लिखते हैं ना, ब्लू शर्ट। ठीक है, और फिर मैंने लिखा आई लाइक डैश ब्लू। आप चाहे ब्लू लिखें, आप चाहे ब्लू कलर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ब्लू लिखें या फुल स्टॉप भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है। तो बोलेंगे मुझे ब्लू पसंद है, तो आप समझ जाओगे कलर की बात कर रही है। समझ गए? 2 यहाँ पर मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है। अब आपके ऑप्शंस आते हैं ए, एन, द और नो आर्टिकल। एन तो आपका हरगिज नहीं लगेगा क्योंकि ब का साउंड है, सही बोल रहे हो, ये गया। अब क्या होता है कि अपने को दिमाग में रहता है कि मैम ने बोला था कलर्स के नाम के आगे कुछ मत लगाना, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल भर देते हो, यहाँ पर भी नो आर्टिकल भर देते हो। ठीक है, लेकिन आपका ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है। इतनी शांति से कोई चीज बता रही हूं, ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ पाए, कंफ्यूज नहीं होना है। अब सोचो कि ऐसा क्यों हुआ।
ऊपर मैम ने कहा था कलर्स के नाम के आगे कुछ नहीं लगाना, ऊपर मैंने वही करा, नीचे भी मैंने वही करा, लेकिन ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया, ऐसा क्यों? सोचो। कहानी वहां रिवर्स में चली जाती है, पहली क्लास आर्टिकल की जो थी वहां चली जाती है। बहुत बेसिक सी बात है, बेसिक। यहाँ पर आपके बेसिक रूल चल रहे हैं, बेसिक रूल चल रहे हैं। क्या? सुनो, मैं एक शर्ट, ब्लू शर्ट लाया, आपको पता नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ ना यार, मैं एक पहन लाई आज, आपको पहली बार बताया, इंट्रोडक्शन हुआ, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन। दूसरी बात सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आर्टिकल लग रहा होता, यहाँ पर अगर आर्टिकल लग रहा होता तो किस संज्ञा के लिए लग रहा होता? मैं ब्लू लाई हूं, ऐसे बोले मैं नीला लाई हूं, क्या नीला, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो संज्ञा है ना, जो चीज में लाई हूं वो ब्लू नहीं, मतलब ब्लू नाम नहीं है उसका, चीज का नाम तो ये है, जो चीज में लाई हूं उसका नाम ब्लू नहीं है, जो चीज में लाई हूं, जो चीज मीन्स उस चीज का नाम क्या है? शर्ट। मतलब यहाँ तो ये नाउन है और इस नाउन के लिए आर्टिकल आएगा। शुरू से समझाया जा रही हूं मैं कि आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ संज्ञा के लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ संज्ञा के आगे नहीं। एडजेक्टिव के आगे भी आ जाता है, एडवर्ब के आगे भी आ जाता है, वो तो डिपेंड करता है कि नाउन क्या क्या लेके बैठा है अपने साथ, ठीक। लेकिन आता किसके लिए है? सिर्फ नाउन के लिए। उसको सिर्फ लेना देना किससे? नाउन से। उसको कोई मतलब नहीं है ब्लू लिखा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जो चीज है, जो संज्ञा है ना सेंटेंस की, जिसके लिए उसको आना है वो ये है, उस पर ध्यान देगा। शर्ट सिंगुलर काउंटेबल है और पूरा सेंटेंस पढ़ो, इंट्रो लग रहा है तो यहाँ पे एन आना है, और एन जो भी है वो किसके उच्चारण के हिसाब से सिर्फ इसका उच्चारण लेता है, बाकी कोई लेना देना नहीं होता है एडजेक्टिव से। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, ठीक है। सिर्फ उसके उच्चारण के हिसाब से यहाँ आंसर आपका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब चीज सही हो गई। लेकिन अब तो मैं दूसरे में भी ये लगा देते हैं ना, नहीं। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो अब मैं ब्लू कलर के का ही नाम, मैं ब्लू का ही, मेरा नाउन ही ब्लू है। ब्लू कोई और चीज है क्या? यहाँ पे कोई और चीज ब्लू है क्या? नहीं, मैं ब्लू कलर की ही बात कर रही हूँ, कलर के नाम की ही बात कर रही हूँ, कलर का नाम ही मेरी संज्ञा है। यहाँ पर मैंने कलर की ही बात करी है, इसके लिए कोई एडजेक्टिव थोड़ी लिखा है। ब्लू कलर, अब ब्लू लिखो या ब्लू कलर लिखो, बात सेम ही हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मैं कलर की बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है अपना। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ लोग, मैं अभी सीधा सीधा पढ़ा देती हूँ भाई, कलर्स के नाम के आगे मत लगाना, सब्जेक्ट के नाम के आगे मत लगाना, इसके उसके नाम के आगे मत लगाना, उसके बाद आप यही करते और यही करते, तो इस प्रकार के सेंटेंस आप गलत कर देते। तो मैं आपको बोल रही हूँ कलर के नाम के आगे मत लगाना, सब्जेक्ट्स के नाम के आगे मत। नाम का मतलब क्या होता है? क्लास नंबर 2 में समझाया हुआ है, जाके देख लेना। नाम और नाउन और संज्ञा और नेम ये सब सिनोनिम्स हैं। ये सब सिनोनिम्स हैं, ये एक ही है। नाम बोलो, नाउन बोलो, संज्ञा बोलो, नेम बोलो। तो मैं क्या बोल रही हूँ? कलर का नाम के आगे मत लगाना। तो यहाँ नाउन है, वो इसी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ इसकी बात थोड़ी हो रही है। यहाँ तो जो मैं लेके आई हूँ ना, जो मैंने खरीदा है वो ब्लू थोड़ी खरीदा है, मैंने खरीदी तो शर्ट है जो ब्लू कलर की है। एडजेक्टिव आया क्या समझ? क्लियर? तो चीजों का ध्यान रखना। यहाँ ये क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ ये क्या है? संज्ञा। यहाँ ये क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ ये क्या है? संज्ञा। इसको पहचानने के, और वैसे तो सीधा ही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसको पहचानने का एक और तरीका है, हीरो, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में आता है तो आपको ये समझ में आएगा कि नाउन क्या है, और अगर ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो उसकी भी टेंशन मत लो। अभी एक वीडियो अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डालेंगे, जिसको भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है ना, उनके लिए स्पेशल वीडियो अपन एक क्लास लेंगे, अभी ये हो जाए उसके बाद, ठीक है, ताकि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आने लग जाएगा। तो एक आपका जो एक वॉइस है ना, वॉइस नाम का टॉपिक, वो पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो टॉपिक ही नहीं आएगा, आप हटा ही दो। तो एक टॉपिक कवर होता है जो एग्जाम में पक्का आता है, ये आपको, मेरे को दोनों को पता है, MPSI JP दोनों में आएगा, ठीक है। और साथ ही में जहां आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने लग जाओगे ना, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत सारी चीज़ों को समझने लग जाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आपको नाउन की पकड़ समझ में आएगी। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है इसलिए नाउन है, लेकिन यहाँ पर शर्ट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है इसलिए शर्ट नाउन है। इस तरीके से ये क्या बोलने लगे मैम अलग से बीच में, आप टेंशन मत लो, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वैसे तो आपको समझना चाहिए ना। आप लेके आए कोई चीज़ जिसका नाम है शर्ट, ब्लू नहीं है, लेकिन आप कुछ पसंद करते हैं, कलर पसंद करते हैं, उस कलर का नाम है ब्लू, तो यहाँ नाम है, यहाँ नाम नहीं है ब्लू,
ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव है, ये समझ लिए। लेकिन इसको समझने के और भी तरीके हैं जो बाद में डिस्कस किए जा सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट मार के छोड़ दिया है ताकि जब मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाऊँ ये बात पे वापस ना आ पाऊँ, अगर भूल जाऊँ तो आपको पता रहेगा, आपको तो पता रहेगा कि यहाँ पे मैम ने वो ऑब्जेक्ट बोला था, आप समझ गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका स्नैपशॉट ले लो, कुछ लिखना हो तो तुमको। मैं यहाँ पे हटा रही हूँ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स के नाम। आपके सब्जेक्ट्स के नामों के आगे कभी कुछ नहीं लगाना। मैथमेटिक्स है ना, साइंस वगैरह वगैरह, ये अपने सब्जेक्ट्स विषयों के नाम होते हैं, विषयों के नाम के आगे नहीं लगाना। रंग हुआ, विषय हुआ, लिख देती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा के नाम के आगे, भाषा के नाम के आगे आपको नहीं लगाना है, ठीक है। नाम नाम बोल रही हूँ है ना, कई बार इन्हीं चीज़ों को एडजेक्टिव की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बोला, मैं फिर वही बता रही हूँ जो मैंने बताया, एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। आई लर्न डैश इंग्लिश, ये भाषा है, ठीक है। और आई हैव डैश इंग्लिश बुक, अंतर है इसमें बहुत बड़ा। दोनों में आपके आर्टिकल्स अलग अलग आएंगे। कैसे? मैंने बोला मैं सीख रही हूँ या सीखती हूँ इंग्लिश। इंग्लिश मैं सीखती हूँ, क्या सीखती हूँ? इंग्लिश, मतलब जो सीखती हूँ, एक भाषा सीख रही हूँ मैं जिसका नाम इंग्लिश है, तो यहाँ पर अपना नाउन है, यही सीख रही हूँ मैं, यही इसी का नाम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, अपन यहाँ से चलेंगे। लेकिन यहाँ पर है मेरे पास एक चीज़ है, उस चीज़ का नाम क्या है? बुक। मतलब यहाँ पर मेरा नाउन ये है, मेरे पास एक चीज़ है, कौन क्या है? बुक, चीज़ का नाम बुक, यहाँ पर नाउन ये है। अब बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बुक काय की है, पर बुक ऐसे होगी काय की भी, लेकिन मैंने इंग्लिश बोला तो अब आप हिंदी तो नहीं सोचेंगे, है ना, कुछ और तो नहीं सोचेंगे, ठीक। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ही क्या हुआ? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ, कोई बात बता रही हूँ जो आपको पता नहीं थी, मेरे पास एक बुक है, इसका मतलब वो इंट्रोडक्शन वाला रूल लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपना बुक है, तो अपने को यहाँ पे ये लगाना है। तो अपने को ध्यान बस ये रखना है कि आर्टिकल लिखने तो जा रहे हो, लेकिन किसके लिए? वो नाउन कौन सा है जिसके लिए आ रहा है, नाउन को पहचानना आना चाहिए। नाउन जिसको नहीं आता, इस क्लास के बाद क्लास नंबर 2 पे जाइएगा, आपके सारे के सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और बाकी के अगर फिर भी कुछ बचता है तो आगे एडजेक्टिव का भी आपको लेक्चर आएगा, ठीक है। अभी मैं सोच समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें हम सबको पता है कि इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को थोड़ा पहले ले रही हूँ, और फिर एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स है जिसमें से कभी आता है कभी नहीं आता, उनको हम बाद में लेंगे। एडजेक्टिव का लेक्चर लूँगी, हाँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल लेक्चर में करीबन 15-20 मिनट का जरूर लूँगी आपको बीच में, ठीक है। जब इसका गैप आएगा दूसरे टॉपिक का मैं लूँगी, उसी में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में, ठीक है। तो अभी थोड़ा यहाँ से मिल जाएगा, थोड़ा आगे मैं डाल दूँगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। गेम्स के नामों के आगे आपको नहीं लगाना, क्रिकेट, चेस वगैरह वगैरह, ये समझ रहे हो ना आप। खेलों के नाम के आगे, त्योहारों के नाम के आगे, ठीक है, होली, दिवाली वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप इसके आगे भी कभी कुछ नहीं लगाएंगे। एक स्नैपशॉट ले लो, इन नामों के आगे आपको कभी कुछ नहीं लगाना है, इन नामों के आगे आपको कभी कुछ नहीं लगाना है। हो गया, स्नैपशॉट हो गया। आगे बढ़ते हैं। डेज, दिनों के नाम है, मंडे, ट्यूसडे, इनके आगे आपको नहीं लगाना, ओके, इनके आगे नहीं लगाना, इनके आगे नहीं लगाना। मंथ्स के नामों के आगे, महीनों के नाम के आगे, नाम बोल रही हूं है ना बार बार, ठीक है। पता चला डे के आगे ए नहीं, मैं बोल रही हूँ एक दिन में वहां गई थी और डे लिखना हो तो वहां नहीं ये लगा रहे, ठीक है, क्योंकि आपने बोल दिया मैम डे के आगे नहीं लगेगा। मैं बोलूँगी उस दिन जिस दिन अपन ने ऐसा करा ना, तो द डे नहीं लगा रहे, निश्चित कर रही हूँ। तो अरे डे नहीं बोल रही हूँ, डेज के नाम, प्रॉपर नाउन्स की बात यहाँ पर कर रही हूँ, इनके नामों के आगे आपको नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेंसीज के नामों के आगे नहीं लगेगा, अपने जो करेंसीज है, ठीक है, नहीं लगेगा। डिजीजेस के नामों के आगे नहीं लगेगा, जो भी डिजीजेस होते हैं उनके नामों के आगे आपको नहीं लगेगा, लगाना है। यहाँ पर आता है एक अपवाद। अपवाद में यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ रेड से, एक्सेप्शन है। 4 डिजीजेस हैं, ध्यान रखना है आपको, जिनके आगे द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, और अपने को अगर पूछ लेते हैं और ऑप्शन में द है तो प्राथमिकता, प्रायोरिटी द को देंगे।
मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ 4 डिजीजेज लिख रही हूँ जिसमें द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों सही हैं। लेकिन अगर आपको कहीं उलझा देते हैं, वो नो आर्टिकल भी दे रहे हैं, द भी दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए, मैम ने तो ब्रैकेट में लिखा था आ भी सकता है, नहीं अभी आ सकता है, जब आपको उलझाने की कोशिश करें तो प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देनी है? द को देनी है, द को ही आपको फिर लिखना है, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं ये? रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाले जो बीमारी है, डिजीज है, उसको रिकेट्स बोलते हैं, नोट करते जाइएगा। उसके बाद है मीजल्स, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं, वैसे मीजल्स होता है। लेकिन अगर आप चिकन पॉक्स बोलोगे, स्मॉल पॉक्स बोलोगे तो उसके आगे कभी कुछ नहीं आएगा 100%, ये वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले में। लेकिन अगर आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हो मीजल्स, तो आप द लगा सकते हो। उसके अलावा है मम्स, ये थ्रोट रिलेटेड डिजीज होती है, गले से रिलेटेड डिजीज होती है। मम्स के आगे आपको द लगाना है। एक ऊपर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्लेग, एक और वर्ड है फ्लू, FLU, फ्लू, फ्लू, ये सिर्फ फ्लू लिखा है। फ्लू मीन्स कुछ भी, ऐसी कोई भी बीमारी जो कांटेक्ट में आने से फैलती है, जैसे अभी कोरोना है। और ये जरूरी नहीं कि बड़ी बीमारी हो, हम जैसे सर्दी खांसी होती है, ये भी फ्लू होते हैं। तो अगर आप बोलोगे कफ, कोल्ड, ऐसे बोलोगे तो वो किधर जाएगा आपका? डिजीजेस में। लेकिन अगर तुमने बोलो फ्लू हो रहा है, FLU, फ्लू वर्ड बोल दिया, तो फिर वहाँ पर आप द लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाओगे तो भी सही है। और प्राथमिकता किसको देनी है जब वो आपको उलझाएगा? द को। ये मैं तीसरी चौथी बार बोल चुकी हूँ। तो ये 4-5 लोग हैं, इनको आप स्नैपशॉट ले लो, ये एक्सेप्शन है, मैं इसको भी हटाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ आपको और सिखाना है। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लो पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सीधी सीधी बातें थी इसके पहले, तो है ना। एक बार और देख लेते हैं ना। ये कलर के नाम के आगे नहीं लगाना, विषयों के नाम के आगे नहीं लगाना, भाषा के नाम के आगे नहीं लगाना, खेल के नाम के आगे नहीं लगाना कुछ भी, फेस्टिवल्स के नाम बोल रही हूँ, एडजेक्टिव्स की बात नहीं कर रही हूँ, एडजेक्टिव्स में लग जाता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है रूल्स पे, ठीक है। इसके नाम के आगे नहीं लगाना फेस्टिवल्स के। उसके बाद दिनों के नाम के आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनके आगे नहीं लगाना है। मई, जून, जुलाई वगैरह के आगे नहीं लगाना है। करेंसीज हैं, डॉलर, रुपये वगैरह, इनके नामों के आगे नहीं लगेगा। डिजीजेस के किसी नाम के आगे नहीं लगेगा सिवाय ये 4 लोगों के, 5 लोगों के, रिकेट्स, मीजल्स, मम्स, फ्लू और प्लेग, ठीक है। इनके आगे द लग सकता है, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं हो जाएगा। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से द को प्रायोरिटी दी जाती है अपने एग्जाम में। क्लियर? अब 11th में थोड़ी सी चीज मैं आपको बताऊंगी, और तो 11th जो है इसको मैं हटा रही हूँ। ओके, चलिए 11th में कुछ चीजें बता देती हूँ। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ऐसा बोल रहा है। अब मुझे पूछ मत लेना भाई मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ना। उन लोगों से बोल रही हूँ जो रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए 2 मिनट में चीज़ों को बता दूंगी। लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आए, क्योंकि मैंने ये टाइम बचाने के लिए ही पढ़ाया था, ना समझ में आए तो क्लास 2 में मैंने बहुत आराम से समझाया है इनको, ठीक है, पूरा समय इनको दिया है, क्योंकि इन्हीं के लिए लेक्चर लिया था। लेकिन अभी यहाँ पर इनके लिए लेक्चर नहीं ले रही हूँ, अभी मुझे ये पढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से बता देती हूँ, समझ आए तो ठीक, नहीं तो क्लास के बाद आप क्लास 2 में मैंने अच्छे से आपको इसलिए टर्म्स क्लियर कर रखी है, मुझे पता था ये यहाँ समझाना है, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है? हिंदी में द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, सामग्रीवाचक, इस प्रकार से बोलते हो। संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी भी चीज का नाम। मटेरियल संज्ञा मतलब, मटेरियल नाउन मतलब किसी ऐसी चीज का नाम जिससे आप कोई दूसरी चीज बना लो। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, किसी ऐसी चीज का नाम जिससे आप कोई दूसरी चीज बना लो। जैसे क्या? जैसे ये प्लास्टिक किससे बना, मान लो ये प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये क्या है? मान लो ग्लास है, ग्लास आपका मटेरियल, जो जिस चीज़ से बना होता है ना उस चीज़ का नाम होता है मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे जैसे चाय है, काय कैसे बनी है? मिल्क मटेरियल नाउन, वाटर मटेरियल नाउन, टी मटेरियल नाउन, शुगर मटेरियल नाउन, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। राइस, व्हीट मटेरियल नाउन, इनसे आप दूसरी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। और सिर्फ ये खाने पीने की चीज़ ही नहीं है, रबर है, कॉटन है, अपना बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब मटेरियल नाउन है। सीमेंट है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। जिन चीज़ों से आप दूसरी चीज़ बना ले उन चीज़ों के नामों को मटेरियल नाउन बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। अब वो हिंदी में गुण या भाव बोलते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुण या भाव हो, वो कोई भी चीज़ जिसकी अपनी खुद की जगह ना हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाई इसको बहुत अच्छे से क्लास 2 में समझाया, जिसको इसको समझने में दिक्कत होती है प्लीज़ इसके बाद क्लास 2 ले लीजिएगा, जिसमें मैं ये ऐसे हेडिंग है नाउन बेसिक्स, मैंने बहुत अच्छे से समझाया इसमें। एक बार आप वो क्लास ले लोगे, इसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका,
इतना क्लियर कर रखा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे बता देती हूँ फिर भी, जिनको जल्दी से समझ में आ सकता है, जिनको क्लास की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिनकी खुद की जगह नहीं होती कुछ भी, ठीक है, खुद की कोई प्रॉपर स्पेस नहीं होती है ना। जैसे हवा, तो मैं बोलूँ यहाँ हवा है, यहाँ हवा है, उसकी प्रॉपर स्पेस नहीं है। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं मिल रही कि ये खुशी है, ये ले लो, बांट रहे, ठीक है। तो हैप्पीनेस है जिसका खुद का कोई रूप रंग स्पेस नहीं है, ठीक है। म्यूजिक होता है, डांस होता है, इनका कोई शक्ल सूरत जगह नहीं होती है, ठीक है। ये कला है, अपने अंदर होती है, क्लियर। तो ऐसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप समझ गए होंगे। ये वो चीज़ें जिनकी खुद की कोई स्पेस नहीं होती, ये वो चीज़ों के नाम जिनसे कोई दूसरी चीज़ बना लो, ये वो चीज़ों के नाम जिनसे कोई दूसरी चीज़ बना लो, ये उन चीज़ों के नाम जिनकी खुद की कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कोई आर्टिकल मत लगाना। जैसे मैंने लिखा गोल्ड, अब मुझे बताओ ये कौन सी संज्ञा है इन दोनों में से। यार गोल्ड तो दिखता है, मतलब दिखता है, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। आपको जो भी आप खरीदोगे वो दिखेगा ना, उसकी स्पेस होती है ना, चाहे आप कुछ भी खरीदो, ठीक है, रिंग खरीदो, चेन खरीदो, उसकी एक स्पेस तो होती है ना, उतनी जगह तो लेता है ना वो जितने का है। तो इसका मतलब ये क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम गोल्ड से चीज़ें बनाते हैं, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है, मटेरियल नाउन हुआ, इसकी खुद की स्पेस भी होती है। आगे बात समझ में। अब मैं बोलूँ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, कॉस्टली मेटल, ठीक है। तो आपको इसके आगे कुछ नहीं लगाना है, ये रूल लग रहा है। अच्छा एक और बात सुनना ध्यान से, ये लोग अनकाउंटेबल ही होने चाहिए, ये लोग अनकाउंटेबल ही होने चाहिए। ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो मैं बता रही हूँ इसको नोट कर लेना, जो भी मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्यों कर रही हूँ बताती हूँ। फिर से एक बार देखते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन्स के नामों के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा अगर वो क्या है, अनकाउंटेबल। तो यार गोल्ड तो अनकाउंटेबल है ना, कैसे कैसे पता करना है, मैंने समझाया ना आपको, उसी क्लास में समझाया, सब यहाँ मिल जाएगा आपको। क्या 1 2 3 4 कर सकते हो गोल्ड को, जाके बोलोगे दुकान पे भैया 2 सोने दे देना, 4 सोने दे देना, नहीं कर सकते ना, मतलब अनकाउंटेबल है। और साथ ही में इसके प्लूरल नहीं बनाते गोल्ड्स वगैरह, मतलब जो भी सूट हो जाए, जो भी बैठ जाए, आपको तो पहले में ही समझ में आ गया कि 1 2 3 4 नहीं कर सकते, तो गोल्ड अनकाउंटेबल, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। अगर पहले वाले में कंफ्यूज होते हो तो दूसरा चेक कर लो, ठीक है। तो गोल्ड अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है इसलिए उसने बोला है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ओमिशन, कुछ मत लगाना, कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अपन आगे जाते हैं तो यहाँ मेटल लिखा है, क्या लिखा है, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, मेटल। तो ये मेटल जो लिखा हुआ है, मेटल भी तो मटेरियल नाउन है ना। मटेरियल नाउन क्या होता है, उन चीजों के नाम जिससे हम कोई दूसरी चीज बना ले, तो मेटल से दूसरी चीज बनाते हैं ना। लेकिन मेटल के आगे आपने मैम ए लगा दिया, कुछ लोग सोच रहे होंगे कॉस्टली लिखा है ना मैम, एडजेक्टिव है, आपने लगा दिया वो वाला अपना रूल, इंट्रोडक्शन वाला, ये वो है, सोना एक कॉस्टली मेटल है। अरे भाई जब मैंने बोल दिया कि इनके आगे नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, वो इंट्रोडक्शन जा रहे हो या कुछ भी जा रहे हो। लेकिन वहाँ क्यों लगाया, वहाँ इसलिए लगाया क्योंकि जो मटेरियल नाउन है वहाँ पर वो काउंटेबल है, मेटल जो है वो काउंटेबल हो गया, इसलिए आपका ये रूल गलत हो गया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे ए लग गया अपना वो इंट्रोडक्शन वाले रूल से। ये है वो है, सोना एक कॉस्टली धातु है। कैसे मेटल कैसे काउंटेबल हुआ, मेटल काउंट करते हैं। पहली बात तो आपका वो रूल लग रहा है, मेटल का बहुवचन बनता है मेटल्स, गोल्ड का नहीं बनता, काउंटेबल है मेटल। और कैसे काउंटेबल है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कितने मेटल गिने, 5 गिन तो लिए। आई बात समझ में। इसका मतलब ये है कि ये रूल सिर्फ काउंटेबल से चलेगा, इस पर भैया ध्यान रखना, फिर बाद में मत बोलना कि नहीं हमको ध्यान था, हमने वहां पर भी नहीं लगाया, हमने उसको भी उड़ा दिया, ये हरकतें नहीं करना। जो मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, ये रूल सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल होगा, और अगर वहां पर अनकाउंटेबल नहीं है तो कहानी वैसी ही चलती रहेगी जैसे शुरू से चल रही है। जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन था तो मैंने ए लगा रखा वहां पे, और कॉस्टली नहीं होता ना तो भी यही लगा रहता है, हटा दो इसको, वो तब भी यही लगा, गोल्ड इज अ मेटल, सोना एक धातु है, ये है वो है। वह कॉस्टली के चक्कर में मत रहना कि उसकी वजह से कुछ हुआ है, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एडजेक्टिव है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो हटा दो, ऐसा है। आई बात समझ। तो ये बात ध्यान रखना। आई होप पहली बात मेरी समझ में आई। एक एग्जाम्पल मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी दे देती हूँ, फिर एक और बात आपको इसमें बता देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट
पॉलिसी। ठीक है, अब यहां पर क्या भरोगे, यहां पर भरोगे नो आर्टिकल, यहां पर भरोगे नो आर्टिकल। क्यों? ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी मीन्स क्या? ईमानदारी। ईमानदारी कैसी संज्ञा है? क्या इसका खुद का कोई स्पेस होता है, खुद की कोई जगह रूप रंग होता है क्या? क्या बोलो मैम आजकल कोई ईमानदारी नहीं है दुनिया में, बोलूँ वहाँ चौराहे पे चले जाना वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ ऐसा होता है क्या? कोई जगह है इस चीज़ की? लेकिन होती ज़रूर है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी खुद की कोई स्पेस नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, साफ दिख रहा है, अनकाउंटेबल है। ईमानदारी को थोड़ी गिन सकते हैं भैया वो लड़का बहुत अच्छा है, वो 100 ईमानदार है, ये 200 ईमानदार है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब अनकाउंटेबल भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। नो आर्टिकल आंसर होना चाहिए, नो आर्टिकल लगा दी। आई बात समझ? तो मेरी चीज़ों को समझ रहे हो? अभी तक मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब भी देख लो ये क्या होते हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे, सब लिख रखा है मैंने। मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आप देख लेते हो तो आपको नो आर्टिकल लगाना है अगर वो क्या है? अनकाउंटेबल। अगर वो क्या है? अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो क्या करें मैम? हमारे वही करेंगे जो अपन लास्ट लेक्चर तक कर रहे थे। अभी भी तो इंट्रो का रूल लगा दिया, ये लगा दिया। आई बात समझ? मेटल के सामने लगा दिया है, क्लियर है? इसका स्नैपशॉट ले लो अगर कुछ सीखना है तो, ठीक है, कुछ लिखना है तो। इसी में एक और चीज़ छोटी सी और बताऊंगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। स्नैपशॉट ले लो इसका, ठीक है? ओके, मैं इसको रब कर रही हूँ अभी। एक चीज़ और बताऊंगी, अब हम देखेंगे इसका एक्सेप्शन। अपवाद। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? रिवाइज कर लेते हैं। मटेरियल नाउन मैंने देखा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने देखा, और वो अगर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो मैं उसके आगे नो आर्टिकल लगाऊंगी। देख लिया अपन ने, है ना? मेटल था मटेरियल नाउन, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं था, इसलिए उसके आगे मैंने वो जो करना था रूल रेगुलेशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से कर दिया, ठीक है? अब एक और चीज ध्यान रखना कि अगर वाक्य के अर्थ में आपका मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेट है तो वाक्य के अर्थ में अगर आपका मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेट है तो, निश्चित है तो, आपको वहां पर क्या लगा देना है? द। अभी नो आर्टिकल आंसर आ रहा था, अब द लगाने का बोल रहा है, कैसे समझाते हैं? अभी क्या था? एक एग्जांपल से समझाऊंगी, समझ आ जाएगा सब। डैश गोल्ड, डैश गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। क्या कर रहे थे अपन कर रहे थे, अरे गोल्ड है, गोल्ड मतलब तो मटेरियल नाउन में हमने बोला था मटेरियल नाउन के आगे नहीं लगाना, लेकिन एक बार चेक कर लेना अनकाउंटेबल है क्या? तो अनकाउंटेबल है, गोल्ड को हम नहीं गिन सकते, 1 2 3 4 नहीं कर सकते, और साथ ही में इसका प्लूरल भी नहीं बनता है, 1 2 3 4 नहीं कर सकते, इतने में ही काम हो जाएगा, नो आर्टिकल। आंसर सही भी है, गलत कुछ नहीं। लेकिन इसने यहाँ पर एक अपवाद दे रखा है कि अगर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या हो जाए, क्या हो जाए? डेफिनेट हो जाए वाक्य के अर्थ में, तो मीनिंग में, ये मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ, मीनिंग में अगर डेफिनेट हो जाए, निश्चित वाला हो जाए कि यही वाले की बात हो रही है, तब आप क्या लगा दोगे? द। अब चलो इस वापस से देखते हैं इसको। सोना एक महंगी धातु है। अब मुझे बताओ कौन सा सोना? मैंने कुछ बोला यहाँ का सोना, वहाँ का सोना, इस सिटी का, उस देश का, यही वाला वही वाला बोला? ये यूनिवर्सल बात हो गई, कहीं के भी पूरी ओवरऑल इंडेफिनेट बात हो रही है। और इंडेफिनेट बात हो रही है तो इंडेफिनेट एन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि एन तो काउंटेबल के ही आगे लगता है, वो भी सिंगल। ये तो अनकाउंटेबल है, तो एन तो बनता नहीं, और द लगा नहीं सकते क्योंकि कोई से भी सोने की बात हो रही है, ठीक? तो एन द तीनों ही गए, नो आर्टिकल। लेकिन मैं अगर इसी चीज को ऐसा लिख दूं, डैश गोल्ड ऑफ, मान लो मैंने लिख दिया अमेरिका इज प्योर, ऐसा लिख दिया, मान लीजिए प्योर लिखा है, PURE प्योर, अगर वहां कट रहा हो तो बता रही हूँ, ठीक है? डैश गोल्ड ऑफ अमेरिका इज प्योर। अब यहाँ पर ना जैसे तुम नो आर्टिकल लगाने जाओगे ना, यहाँ पर आपका आंसर जो है ना वो गलत हो जाएगा, यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर पता है क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आपका द आएगा। रीजन, अब
पूरी दुनिया है कहीं की तो भी बात नहीं हो रही है, अब निश्चित बात हो रही है, सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर लिमिट लग गई है। मैंने शुरू में समझाया था ना आपको, क्लास नंबर फर्स्ट आर्टिकल्स की जो क्लास फर्स्ट थी, मतलब क्लास नंबर 3 की बात हो रही है। क्लास नंबर 3 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जहाँ भी जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज़ें मैंने पहले से समझा रखी है और मैं शॉर्ट में जा रही हूँ, वो जाके क्लास देख सकते हैं। क्लास 3 में समझाया था कि जब लिमिट लग जाती है तब क्या आती है, डेफिनेट हो जाता है चीज़ें। जब लिमिट लग जाती है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, डेफिनेट हो जाती हैं। तो अब पहले कहीं का भी गोल्ड की बात हो रही थी, कहीं भी चले जाओ गोल्ड कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है। लिमिट लगी, निश्चितता आई तो क्या आया यहाँ पे, द आया। समझ गए? तो जब भी डेफिनेट चीज़ें होती हैं तब आपको द लगा देना है। आप सोच रहे होगे इसका भी बता दो कुछ, इसका भी तो बता दिया, रुको चलो इसका भी बताते हैं। क्या लिखा था अपन ने इसके लिए, कुछ चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियर रहें चीज़ें। चलो क्या लिखा था अपन ने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही लिखा था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और यहाँ पे नो आर्टिकल भरा था। रीजन आपने सारे चेक लगा दिया। ऑनेस्टी मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैम, इसकी प्रॉपर कोई जगह नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी को गिन सकते हो, एक ईमानदारी है, दो ईमानदारी है, इसमें नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल मैम, पूरा की पूरा यहाँ पे 11th रूल लग रहा है, मैंने नो आर्टिकल लगा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ वी शुड एडमायर डैश ऑनेस्टी ऑफ रवि, तो फिर यहाँ पर आपका जो आंसर है ना वो चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो चेंज हो जाता है। अब आप यहाँ पे नो आर्टिकल लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। कैसे? मैंने पहले बोला ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मैंने बताया कि यहाँ की ईमानदारी, इस जगह की ईमानदारी, क्लास की ईमानदारी, स्कूल की ईमानदारी, इस सिटी की ईमानदारी, ऐसा बोला। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, मतलब ये सब पे गया, यूनिवर्सल गया, तो पूरी की पूरी बात हो गई। यहाँ पे ऑनेस्टी में नो आर्टिकल आ गया, सब कुछ मैच हो गया। लेकिन इसने यहाँ पर भी बोला था कि जब डेफिनेट हो जाए तो द लगाना। अब यहाँ पर ईमानदारी किसकी, सिर्फ और सिर्फ रवि की, और किसी की बात नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं, हमको रवि की ईमानदारी को अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए। आई बात समझ में? तो चीज़ों, ये जो एक्सेप्शन मैंने समझाया वो समझ में आया? कुछ नोट करना है तो कर लो, स्नैपशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगेगा अगर वो अनकाउंटेबल और इनडेफिनेट है तो। अगर डेफिनेट है तो द लगेगा। छोटी सी बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें आपको इतनी देर जो समझाना सब क्लियर हो जाएगा। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा अगर वो अनकाउंटेबल और इनडेफिनेट है तो। डेफिनेट है तो द लगेगा, ठीक है। एक बार और, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा अगर वो अनकाउंटेबल और इनडेफिनेट है तो। डेफिनेट है तो द लगेगा, और काउंटेबल है तो फिर उस हिसाब से आप जो रूल वहाँ मैच हो जाए वो लिख देंगे, ठीक है। मैं अपने पास बहुत सारे रूल है, अपन ने कल के लेक्चर तक पढ़े, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, अब ये कुछ आखिरी के 4 पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो इसको सीखना है थोड़ा सा। मील्स, भोजन के नाम, भोजन के नामों के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ऐसा बोल रहे हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें सीखनी, ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो, भोजन के नाम आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये बात हो रही है 4 लोगों की बस। ब्रेकफास्ट नोट करते जाना, लंच, डिनर, वैसे तो यहीं पर काम खत्म हो जाता है, इससे आगे इसके अलावा कोई पूछा नहीं है, लेकिन होता है चौथा भी, इसको बोलते हैं सपर। इसको बोलते हैं सपर, सुपर नहीं बोलना, सपर, स्पेलिंग देख लो, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं मिडनाइट मील बोलते हैं इसको, मिडनाइट। आधी रात में कोई खाना खा रहा है तो उसको मिडनाइट मील को सपर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि डिनर का एक आइडियल टाइम होता है 7 to 9, ठीक है। आप किसी ने 7 बजे खा लिया और वो जग रहा है तो उसको 12-1 बजे तो भूख लगेगी, 11-12 बजे। तो अगर आप वो फिर से कुछ खा पी रहे हो, दैट इज कॉल्ड सपर, ओके। सो ये 4 लोग हैं, आपको ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कि इनके आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाना, नहीं लगाएंगे।
लेकिन फिर इसमें आता है एक्सेप्शन, ठीक है। अभी जो ब्लू पेन से मैं लिख रही हूँ ना, उस पर बहुत ध्यान लगाना, हाँ, ये सब इसी के लिए लिख रही हूँ। एक्सेप्शन, इस पर ध्यान देना। मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात, मील के जो 4 नाम है ना आपको दिख रहे हैं, इसके आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाना। अब एक्सेप्शन क्या है, वो ये है कि अगर मील के नाम के आगे कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन अपने पास हैं ए, एन और द के, आप उसमें से ही कोई ना कोई आर्टिकल लगाएंगे जो भी सूट हो रहा होगा। आई बात समझ में। अगर मेल के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया तो, एडजेक्टिव जानते हो ना, शुरू से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एडजेक्टिव का भी लेक्चर भी होगा, ठीक है। वो शब्द जो इस मील के बारे में आपको कुछ भी बताएगा, इस मील के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, उसके आगे आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाने। आपके पास इतने रूल्स रेगुलेशन है, इंट्रोडक्शन वाले ए एन के रूल हैं, ठीक है, आपके द के रूल है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, बहुत सारी चीज़ें, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, बहुत से सारे रूल्स हैं आपके पास, ठीक है। और जहाँ पर हिंट नहीं मिल रही, डेफिनेट इंडेफिनेट, वहाँ इंडेफिनेट मानते हैं तो ए नहीं लगाना है, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर एडजेक्टिव आ जाता है, अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो आपको यहाँ पर आर्टिकल लगाना ही लगाना है, लगेगा आर्टिकल यहाँ पे, नो आर्टिकल आंसर गलत हो जाना है। पहली बात समझ गए, समझ गए मेरी बात को। मिल के नाम के आगे कभी हम नहीं लगाएंगे नो आर्टिकल, और मिल के नाम के आगे अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो मेरे पास इतना सारा ज्ञान है ए एन द लगाने का, जो भी रूल मैच कर रहा होगा, अभी तक लगाते तो आ रहे हैं, जो नॉर्मल चीज़ है, आपको ए एन द लगाना सिखाया ना, रूल्स रेगुलेशन समझ के वहाँ पर कुछ ना कुछ लगाना है, क्लियर। एक आखिरी बात और, कि जब आपका मील सब्जेक्ट बन के आए, ठीक है, तब आपको वहां पर द लगा देना है उसके पहले, मतलब सब्जेक्ट की जगह हो, शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह पर हो, तब आपको वहां पर क्या लगा देना है, द लगा देना है। या फिर डेफिनेट शो हो रहा हो, मतलब क्लियर, ये क्लियर है, एक सेकेंड, डेफिनेट शो हो रहा, मैंने आपको सिखाया ना डेफिनेट शो होना कैसा होता है। वो लड़का था जो हमें वहां मिला था, वो मीनिंग आता है जो जिसने जिसका का, जो जिसने जिसका वाला मीनिंग आ रहा हो, या आपका मील किसकी जगह पर हो, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट क्या होता है, जो शुरुआत में होता है। अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रख लो, कर्ता बोलते हो हिंदी में, अगर हिंदी में कर्ता को जानते हो तो वो इंग्लिश में सब्जेक्ट है, और अगर नहीं पता, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे एक स्पेशल लेक्चर ले लूंगी मैं, 15-20 मिनट तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही समझाऊंगी, जब तक समझ नहीं आ जाता, और 100% उस वीडियो में आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। कभी एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो वो अब मैं जल्दी अपडेट कर दूंगी वो लेक्चर, अगर किसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो। अभी तो आप इतना समझ लो, सब्जेक्ट मीन्स हीरो, जिसके बारे में बात हो रही है, जो यहाँ पर शुरू में दिख जाए, ठीक है। तो अगर वो शुरू में दिख गया तो आपको दही लगाना है, ठीक है। और अगर वाक्य के अर्थ में आपको डेफिनेट का सेंस आ रहा हो, जो मैंने आपको शुरू में समझाया क्लास नंबर 3 में, जो जिसने जिसका जितना, ऐसा कुछ जो वाला डेफिनेटनेस आ रही है, तभी आपको क्या लगाना है, द। तो ये दो ऑप्शंस, दो एक्सेप्शंस हैं, ये अपने को ध्यान रखना है ना। मील के नाम के आगे हम कभी कुछ नहीं लगाएंगे नॉर्मली, लेकिन अगर उसके आगे एडजेक्टिव आता है तो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जो लग रहा होगा वो आर्टिकल तो लगाएंगे, पक्के से लगाएंगे, नो आर्टिकल तो नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल तो नहीं लगाएंगे। और अगर मेरा मील जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर है शुरुआत में, तो मुझे द लगाना है, या फिर वाक्य के अर्थ में पक्का डेफिनेट निश्चितता आ रही है, जो जिसने जिसका जितना, ऐसा कुछ हो रहा है, तभी आपको क्या लगाना है, द लगाना है। क्लियर है। इसका स्नैपशॉट ले लो आराम से, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कंट्रीज या सिटीज के नाम के आगे चलते हैं। देश के नामों के आगे आप नहीं लगाएंगे, शहरों के नामों के आगे आप नहीं लगाएंगे, शहर में गांव वगैरह सब आ जाएंगे, गांव के नाम के आगे भी नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन याद रखना कि वो कंट्रीज या कंट्रीज के ग्रुप, वो कंट्रीज या कंट्रीज के ग्रुप भी चलेंगे जिनके नामों में यूनियन आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, किंगडम आ जाए, या फेडरेशन आ जाए, फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, फेडरेशन, किसी भी देश के नाम में
या देशों के समूह होते हैं ना, यूएन जैसे यूनाइटेड नेशन से अपना है ना, यूएसएसआर है, इनके नामों में या उनके ग्रुप के नामों में अगर ऐसा कोई वर्ड आपको दिखता है, सीधा द लगा देना है, ठीक है। नॉर्मली कंट्रीज के आगे नहीं लगाना, जैसे इंडिया के आगे लगाते हो क्या, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनके आगे लगाते हो क्या, नहीं लगाते, है ना। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस के आगे लगाते हो, क्यों, यूनाइटेड नाम है उसके। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख रहे हो तो आपको उसके आगे द लगाना है, क्योंकि यूनाइटेड आ गया, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ आयरिश रिपब्लिक लिख रहे हो तो आपको वहां पर द लगाना है। यू इंडिया के आगे द नहीं लगाते, रूल लग रहा है, लेकिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखोगे तो आगे द लग जाता है। समझ रहे हो क्यों, रिपब्लिक आ गया, आ रही है बात समझ। यूनाइटेड किंगडम के आगे द आता है क्योंकि इसमें यूनाइटेड भी आ गया, किंगडम भी आ गया। तो वो सारी कंट्रीज या सारी कंट्रीज के ग्रुप जिनके नामों में आपको इसमें से कुछ भी दिख जाए, एक भी, उसके आगे आपको द लगाना है, पहली बात। और भी कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज है, वो भी मैं यहाँ ब्लू में लिख देती हूँ, उसको भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, इसको ध्यान रख लो। नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, ओके, नीदरलैंड्स हो गया। अब यूक्रेन हो गया, है ना। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, कट तो नहीं रहा है ये, नहीं कट रहा, ओके। ग्रेट ब्रिटेन, उसके अलावा बाहमास, ठीक है। हेग, HAGUE, ये लोग हैं, इन सब के आगे द लगेगा, ठीक है। तो ये आपका, आप ये समझ लो, ये आपका एक्सेप्शन है, ये पूरा मैंने ब्लू डब्बे में जो डाला है ये आपका इस चीज का एक्सेप्शन है, अपवाद है। और इसके अलावा आपको सभी सिटीज कंट्रीज के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, समझ गए। स्नैपशॉट ले लो, बिल्कुल क्लियर है चीजें, ठीक है। कोई भी कंट्रीज के नाम के आगे कुछ नहीं लगाऊंगा, सिटीज विलेजेस के नाम के आगे कुछ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये 4-5 कंट्रीज, इनका ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे जब भी आप ये वर्ड्स देखेंगे आपको द लगाना है, या फिर कोई ऐसी कंट्री या कंट्री के ग्रुप का नाम है जहां पर उसके नाम में आपको इनमें से कुछ भी दिख गया तो भी आपको द लगाना है। इसमें सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। इस बुक में 4 ही लिखा है मैम, उस बुक में 5 लिखा है, उसमें 7 दिख गया, उसमें 2 ही लिखा है, इतना नहीं करना, ये इसमें सब कवर हो जाएगा। फिर चाहे 100 चीजें हों जिसमें ये नाम हो, अपने को नाम देख के समझ में आएगा, ये इतना याद कर लो। उसके अलावा तुमको नाम देख के समझ में आएगा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ जाकर अपना 13 वाला पार्ट भी हो जाता है। स्नैपशॉट ले लो, आगे बताती हूँ 14 वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन होते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन होते हैं। कार हुआ, प्लेन हुआ, है ना, बाइक हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, यातायात के साधन। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? वार्तालाप के साधन, ठीक है, संचार के माध्यम बोलते हैं ना। तो जैसे हुआ आपका सेलफोन हुआ, है ना, पोस्ट हुआ, पोस्ट होते हैं ना, पोस्ट, डाक, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहे टेलीफोन लिख सकते हैं, बहुत सारे, इंटरनेट वगैरह वगैरह वगैरह। कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम के नाम। तो यातायात के साधन के नामों को पहचानते हो, संचार के माध्यम के नामों को पहचानते हो। बोल रहा है उसके आगे कुछ नहीं लगाना। अगर इसके पहले क्या लिखा है? बाय। भैया इसका ध्यान रखना, पता चला जहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख रहे हो वहाँ पर उसको उड़ा दे रहे हो आर्टिकल को। सिर्फ तभी ये रूल पॉसिबल होगा जब क्या लिखा हो? बाय। मैम बाय नहीं लिखा हो तो? अरे बाय नहीं लिखा हो तो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे अभी तक चलती आई हैं। देख लो सेंटेंस के अंदर, निश्चित है तो द लगाओ, या द का कोई रूल लग रहा है, SDA CDA ऐसा ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऐसा कुछ लग रहा है तो द लगाओ, डेफिनेटनेस आ रही है तो द लगाओ, इंट्रोडक्शन जा रहा है तो AN लगाओ, कुछ डेफिनेट बता ही नहीं रहे और सब चीज़ें मैच हो रही है AN से तो AN लगाओ। जो भी रूल्स रेगुलेशन हमने पढ़े वो सब जो अभी तक करते रहते हैं वो सब वैसे ही रहेगा सेम। मैं एक कार लाई, आई बॉट अ कार। क्यों? मैंने बाय नहीं लिखा है, बाय नहीं लिखा है तो आर्टिकल लगेगा, और आर्टिकल ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक कार लाई हूँ, आपको पता नहीं, मैं बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इंट्रोडक्शन। कार के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर मैंने बोल दिया कि मैं वो कार लाई हूँ जो तुमने उस दिन देखी थी ना, तो यहाँ पर इस कार के आगे द लग जाता है, बाय नहीं आ रहा ना, तो मैं आर्टिकल तो लगाऊंगी अब।
और आर्टिकल यहाँ पर हिंट दे रहा है, जो तुमने देखी थी वही वाली लेके आए, ठीक है, विच यू हैव सीन, विच यू हैड सीन, जो भी आप लिखेंगे जिस भी टेंस में, ठीक है, तो आप उसका आर के आगे द लगा देंगे। आ रही बात समझ में? तो लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं वहां कार से गई, आई वेंट देयर बाय कार, वहां पर आपको नो आर्टिकल यूज करना है। मेरी बात समझ में आ गई? चीजों को सुनना है ना, क्योंकि अभी इतना सारा लिखाने पढ़ाने का समय नहीं है, खूब सारा लिखाना खूब सारा पढ़ाना, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सर पर है, और जिनको प्रॉपरली लिख के एक एक एग्जाम्पल एक एक चीजें देख के पढ़ना है उनके लिए अपना पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है, अभी मैं बता दूंगी, उसकी भी जानकारी दे दूंगी। जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड है, जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना है पूरा इंग्लिश, तो वो उनके लिए मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई? एक बात और ध्यान से सुनो, जैसे ये कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने बोला कि मैंने उनको सारा की सारा मैटर पोस्ट के द्वारा सूचित कर दिया। आई इन्फॉर्म्ड द मैटर टू हिम बाय पोस्ट, बाय अ पोस्ट, बाय द पोस्ट नहीं चलेगा, क्यों? बाय लग गया ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि रूम में एक सेलफोन पड़ा है, रूम में एक सेलफोन पड़ा है, देयर इज अ सेलफोन इन द रूम, क्यों? बाय नहीं लगा है, बाय नहीं लगा है तो आर्टिकल लगाएंगे, और आर्टिकल कौन सा लगाएंगे भैया? मैंने बोला रूम में एक सेलफोन पड़ा है, सेलफोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, डेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एक तो, और इंडेफिनेट भी जा रहा है, कुछ डेफिनेट ही नहीं बताया तो ए लगा दिया। समझ में आ रही है बात? तो रूल्स रेगुलेशन वैसे चलेंगे, फिर अगर बाय आता है तो नो आर्टिकल, और बाय नहीं आता है तो जो अभी तक चल रहा था वही चलेगा। क्लियर? रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पढ़ाते हैं, पॉजेसिव केस। ये इसका मतलब है नो आर्टिकल भैया, बिगड़ गया वो, हाँ, इसका मतलब है नो आर्टिकल। बैक लेके स्नैपशॉट ले लेना, मुझसे वो रब हो गया, इरेज हो गया, स्नैपशॉट ले लेना है ना। तो नो आर्टिकल लगेगा नाउन के आगे। अच्छा, सबसे पहले पॉजेसिव केस समझा देती हूँ क्या होता है। इसके लिए भी जब अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, प्रोनाउन के लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, या आप चाहो तो मैं केसेस का भी एक लेक्चर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में अपन केसेस भी पढ़ लेंगे। केसेस आपके लिए वैसे तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपने लिए इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर में अपने एग्जाम में, चाहे फिर वो कोई सी भी इसकी एग्ज़ाम हो, बैंक की हो, एसएससी हो, कोई सा भी कोर्स हो, ठीक है, आपको सिर्फ 3 ही केसेस पढ़ना होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है आपका पॉजिटिव केस। इसी में आपको पूरी इंग्लिश लिखना पढ़ना सब आ जाती है, ठीक है। बाकी केसेस होते हैं लेकिन उससे कोई लेना देना है, वो पढ़ने के लिए है बस, ठीक है। आपको कोई इंग्लिश में कुछ करना है, आपको इंग्लिश में पीएचडी करना है, वो पढ़िए, ठीक है। तो जो काम की चीज़ है वो यहाँ पर है। पॉजिटिव केस को हिंदी में बोलते हैं अधिकारात्मक। नाम से थोड़ा समझ में आने लग जाएगा आपको, और नहीं आ रहा तो जितना ज़रूरी है मैं यहाँ समझा देती हूँ, क्योंकि फिर दूसरा ही टॉपिक निकल जाएगा यहाँ से। मैं इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में ज़रूर केसेस पढ़ा देती हूँ, थोड़ा जितना ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए मैं। या फिर अपन एक काम करते हैं कि इस आर्टिकल के बाद एक लेक्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और केसेस का डालूंगी, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा, तो अगले टॉपिक से ये सब बीच की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी टर्म्स की, ठीक है। तो अपन इसको कंप्लीट करके डालेंगे, पहले एक लेक्चर वही इशू करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो अधिकारात्मक जो केस होता है, केस को इंग्लिश में कारक, हिंदी में कारक कहते हैं। अपने को इतना नहीं लेना देना, अधिक मतलब आप सिर्फ इतना समझ जाइए, ऐसे शब्द जिससे अधिकार का पता चले, ऐसे शब्द जिससे अधिकार का पता चले। ऐसे कैसे शब्द होते हैं जिससे आपको अधिकार का पता चलता है? मैंने बोला पेन है, पेन रखा है, ये किसका है बताओ? आपको कैसे पता? हो सकता आप मेरे हाथ में तो मेरा होगा, ऐसा थोड़ी है, हो सकता है किसी ने मुझे दिया हो, ठीक है, तो किसी का मैंने उठा लिया हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता। लेकिन जैसे मैं बोलूंगी ये पेन मेरा है, जैसे ही मैंने ये वर्ड यूज करा मेरा, या इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माई पेन या दिस पेन इज माइन। अब ये मत कंफ्यूज होना ना, माई और माइन में क्या डिफरेंस है, ये सब प्रोनाउन में पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। लिख दिया, अभी उसी पे ध्यान चला जाएगा, मैं प्रोनाउन में सब बता दूंगा, मत टेंशन लो किसी बात का, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर माई जैसे ही बोला, आपको समझ में आ गया कि इस पेन पर किसका अधिकार है, इससे अधिकार पता था, आपको पता है कि अब ये इनका है, इनका अधिकार है। मेरा, तुम्हारा, हमारा, आर, योर, आ रही है बात समझ में? देयर, उनका। ये जो शब्द होते हैं ना, किसी भी प्रकार से, अगर नाउन पे जाए, मान लीजिए राम लिखा है, ओहो, मान लीजिए राम लिखा है, तो मैम इसका क्या, इसमें अपोस्ट्रोफियस लगता है, संज्ञा में जब अधिकार डालते हैं तो अपोस्ट्रोफियस लगता है, सब केसेस में बता दूंगी, ठीक है।
अपन अपनी बात हो गई। अब अपन आर्टिकल्स के बाद एक लेक्चर केसेस और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डाल देंगे, ठीक है। तो जब नाउन का आपको अधिकार बताना होता है तो अपोस्ट्रोफेस लगता है। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ आपको दिख जाती है कि कोई सर्वनाम दिख जाता है या कोई नाम दिख जाता है आपको जो क्या बता रहा हो, अधिकार बता रहा हो, तो फिर दुनिया के कितने भी रूल लग रहे हो ना, यहाँ पे नो आर्टिकल आना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखो, बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। मैंने लिखा दिस इज डैश पेन। तुम्हारी कमेंट्स में ले लूंगी, आप लिख दीजिए ना, अभी कमेंट्स नहीं ले पा रही हूँ मैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है इसलिए। तो अपने जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं या जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड मुझे बोलना होता है, ठीक है, आप बोल दिया करो, रेगुलर रहो, बने रहो। मैं अगले लेक्चर्स में आपके कमेंट्स लेके आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो है टॉपिक से रिलेटेड है उससे रिलेटेड मैं आपकी सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर लिया करूँगी, ठीक है। चलिए, तो दिस इज डैश पेन, दिस इज माई डैश पेन। अब देखो अंतर जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, ये नो आर्टिकल क्यों आया है उसकी बात बता रही हूँ, ठीक है। पहले वाले में क्या भरोगे, अभी ये सब मत देखो, ज्ञान जो अभी तक अपन ने पढ़ा ना उस पूरे ज्ञान को सामने रखो आर्टिकल्स के, और फिर यहाँ पे डिसाइड करो क्या भरोगे। सोचो, दिस इज डैश पेन, यहाँ क्या भरोगे। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना और प्रॉपरली हर चीज़ का जवाब देना आ रहा है, जिन्होंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करे पढ़ के, वो ए भरेंगे। उसका रीज़न है क्लास नंबर 3 जो आर्टिकल्स की पहली क्लास है, आर्टिकल्स की पहली क्लास है। क्या सीखा था, ये एक पेन है, इंट्रोडक्शन लग रहा है और वो साउंड भी आ रहा है ना, ये है, वो है, और साथ ही में इंट्रोडक्शन लग रहा है, वो साउंड भी आ रहा है, ये वो, लेकिन ऐसे हर कहीं भी नहीं लगा देना एन। अब देखो ये भी श्योर करना है कि जो भी नाउन है जिसके आगे हम एन लगाने जा रहे हैं वो एक तो वो संज्ञा है, हाँ पेन किसी चीज़ का नाम है, काउंटेबल है, हाँ पेन को काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर है, हाँ पेन लिखा है, पेन्स नहीं लिखा है, तब जाके अपन ए लगाते थे, तो अपन ने लगाया, पूरा लग गया। अब वही बात मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने बस बता दिया पेन, वही इंट्रोडक्शन दे रही हूँ नीचे, बस बोल दिया कि मेरा है, ये पेन मेरा है, इंट्रोडक्शन। आपको नहीं पता था, मैंने बताया, ये है, वो है, ये पेन मेरा है, सेम ही तो है। अब सेम ही तो एन आना चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा, अभी इसको छोड़ दो, ये ब्लैंक को हटा दो। कभी तुमने ये सुना है, दिस इज माई अ पेन, कभी सुना है? ना सुनोगे, ना देखोगे, ना बोलना है, ठीक है। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा, अरे मैम आपने माई लिखा है, तो ये पेन एक नाउन है, और ये शब्द जो आया माय, ये इस पेन के बारे में हमको जानकारी दे रहा है। इसके पहले हमको नहीं पता था पेन क्या, किसका क्या, लेकिन इस शब्द ने हमको इसका जानकारी दी कि पेन आपका है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा के बारे में कोई भी जानकारी देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो आपने हमको बताया था कि वो एडजेक्टिव अगर आ जाए तो नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, उस एडजेक्टिव के पहले लगता है, तो यहाँ लगेगा। आप वापस पढ़ो, क्या ऐसा सेंटेंस तुमने कभी देखा है, दिस इज अ माई पेन, दिस इज एन आर कंट्री, ये हमारी कंट्री, दिस इज एन आर कंट्री, ऐसे लिखते हो क्या? नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब तुम पॉजिटिव केस को लिखा हुआ देखो संज्ञा के पहले, दुनिया के कितने भी वहां पर रूल्स रेगुलेशन लग रहे हो, चाहे ए के चाहे द के को जो भी लग रहे हो, सब गलत हो जाएंगे। आपको ना उसके पहले ना उसके बीच में कहीं भी कुछ भी लगाना है, फिर कुछ भी चल रहा हो, हाँ ध्यान रखना, कुछ भी चल रहा हो, वहां कुछ भी लिखा हो, वहां सुपरलेटिव डिग्री भी लिखे होते, माई बेस्ट पेन भी लिखा होता ना, तब भी द नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर ओमिशन में मना करा है कि नाउन के पहले नाउन हो। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, नाउन अकेला भी हो सकता है, नाउन के साथ अपना एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नाउन की फैमिली जो भी लगती है वो हो सकती है, वो डिपेंड नहीं करता। मैंने क्या कहा, उसको कोई लेना देना नहीं, कोई आया नहीं आया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है नाउन से, नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहे बेस्ट लगा दे, एडजेक्टिव लगा दे, तो भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आई, उस नाउन के आगे आप कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, भले एडजेक्टिव लगाओ, एडवर्ब लगाओ, कुछ भी लगाओ, जिसके जस्ट पहले, मतलब जस्ट पहले मतलब जो भी नाउन होगा, भले ही वो एडजेक्टिव के साथ हो, एडवर्ब के साथ हो, किसी के भी, उनके पहले कोई पॉजेसिव केस लिखा हुआ हो, कोई ऐसा शब्द लिखा हो जो अधिकार बता रहा हो, ठीक है। जैसे माय नहीं है, राम्स लिखा होता तो भी नहीं आता, राम का पेन है, अधिकार आ गया काकी के,
समझ गए? तो यहाँ तक आपके ओमिशंस थे, इसके अंदर ही अंदर आपके क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ही बता दिए, ज़्यादा चीज़ें बता दी आपको। एक्सेप्शंस वगैरह में से बहुत कम चीज़ें पूछी गई हैं या कभी आई होगी। मतलब मैं देख रही हूँ आपके 20 क्वेश्चन कहीं से पूछे हैं इस टॉपिक में, तो एक क्वेश्चन आपके एक्सेप्शंस में से आया होगा जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। फिर भी अपन ने सब कवर कर लिया। स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इन चीज़ों को आपको प्रॉपरली पढ़ना है बहुत आराम से, थॉरो स्टडी में। तो ये अपने कोर्सेज में अवेलेबल है, कोर्सेज के बारे में लास्ट में बताता हूँ। तैयार हो आप क्वेश्चंस के लिए? इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आने चाहिए, अभी तक की पूरी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये सेंटेंस है, इसमें कोई गलती है तो बताना। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करेंसी इन यूएस, अमेरिका में करेंसी की स्टैंडर्ड यूनिट डॉलर होती है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, स्टैंडर्ड यूनिट क्या, द ऑफ करेंसी, ठीक है, इन यूएस। अरे यूएस, यूएस मीन्स क्या? कंट्री का नाम यूएस है और इसका यू मत लिख दिया, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड है। और अपन ने क्या पढ़ा था, जहां पर भी कंट्री के नाम में यूनाइटेड, यूनियन, किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन ऐसा कुछ आता है तो अपने को क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। इनने द लगाया क्या? नहीं लगाया। और इसमें एक ही गलती नहीं है, इसमें दो गलती है, लेकिन है एक ही पॉइंट पे, सी पे ही है। दूसरी गलती आपको पता है, एक तो आपको लगाना था द यहाँ पर, और एक जबरदस्ती यहाँ लगा दिया। अपन ने अभी पढ़ा कि करेंसी के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ गलती है। जो द यहाँ लगना चाहिए था वो उन्होंने यहाँ खसका दिया। यहाँ क्यों लगना चाहिए था आपको पता है, और यहाँ क्यों नहीं लगना चाहिए था आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। जेम्स इज फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अभी पढ़ा। क्या करोगे आंसर? आंसर क्या है? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, आयरलैंड कंट्री तो नो आर्टिकल लिख दूं? नहीं। अगर सिर्फ आयरलैंड होता तो शायद नहीं, तो अपने को नो आर्टिकल ही भरना होता। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लगा दिया? कंट्री के साथ रिपब्लिक। अरे भैया, आयरलैंड क्या इंडिया भी होता ना? इंडिया भी होता ना। ये ढंग से नहीं लिखा, इसको पहले ढंग से लिखें। हाँ भाई, इंडिया भी होता ना तो भी द लगता। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक लिखा हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाता है? द। ये एक्सेप्शन में से अभी पढ़ाना, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ों को। नेक्स्ट, डैश फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज। लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। एक फ्रेंच होता है, नागरिकता भी है ना, पता है ना, नेशनैलिटी भी होती है ना, फ्रेंच बोलते हो ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। कहीं भी कुछ भी लगाने के पहले ये देख लेना अर्थ निकाल के कि भाई लैंग्वेज की बात हो रही है कि नेशनैलिटी की। क्योंकि अगर आपको याद हो, लास्ट वाला लेक्चर जो कल हुआ था प्रॉपर नाउन वाला, उसमें अपन ने सीखा था कि नेशनैलिटी वर्ड्स जब प्लूरल में हो या ग्रुप शो कर रहे हो, किसी भी प्रकार से ग्रुप का अर्थ निकल रहा हो, तो उसके आगे क्या लगता है? द। तो ये ध्यान रखना है ना। पता चला जहाँ फ्रेंच देखा वहां पर आप नो आर्टिकल लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। फ्रेंच नेशनैलिटी भी होती है, वो तो अभी उसने क्लियर कर दिया कि लैंग्वेज है। लेकिन मान लो कि अगर ग्रुप की बात हो रही होती तो कि वो फ्रेंच इंडियंस के साथ ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी लिखा होता तो ग्रुप की बात हो रही है ना, द लगता वहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चीज़ों का ध्यान रखें कि बात क्या हो रही है। नेशनैलिटी वर्ड्स जब ग्रुप में या प्लूरल में आते हैं, ग्रुप में मीनिंग निकलता है तो द लगता है। लेकिन वही चीज़ अगर लैंग्वेज बन के आ गई है तो अपन ने सीखा है कि लैंग्वेज के आगे नो आर्टिकल लगता है। लैंग्वेज के आगे नो आर्टिकल लगता है। आगे बढ़ते हैं। माई कजिन रवि विल अराइव फ्रॉम डैश न्यूयॉर्क इन जुलाई। न्यूयॉर्क सिटी का नाम है ना, सिटी के नाम के आगे कोई आर्टिकल लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नो आर्टिकल आंसर है, खत्म। पढ़ा तो था, ठीक है। चलिए इसी में से नेक्स्ट, डैश वाटर हियर टेस्ट गुड। कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो वाटर क्या है? वाटर नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। सही बोल रहे हो? वाटर को गिनते हो क्या? कभी बोलते हो भैया 2 पानी देना, 3 पानी देना, ऐसा नहीं बोलते। आप चीज़ों को गिनते हो। 2 ग्लास गिने आपने पानी देना, 2 बॉटल, 2 पाउच पानी के, ऐसे बोलते हो। पानी नहीं गिन पाते। इट मीन्स क्या है कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर्स भी नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे चेक करना वैसे कर लो, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे पहले 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। कौन से? ये दोनों। कहाँ पर है भैया? पहले उसको उड़ा दो। उड़ा दिया। अब अपने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे द लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। डिपेंड करता है कि ये डेफिनेट है तो लगेगा, अगर इंडेफिनेट है तो नहीं लगेगा। अब चेक करो, डेफिनेट का मैंने क्या बताया था कि अगर उसको द भराना होगा तो वो हिंट देगा। देखो तो जरा मीनिंग निकाल के। वाटर हियर, पानी यहाँ है, टेस्ट गुड, अच्छा स्वाद है। ऐसा कौन बोलता है? फिर सुनो, वाटर हियर, पानी यहाँ है, टेस्ट गुड, अच्छा स्वाद है।
फिर से सुनो, कोई ऐसे बात करता है क्या? ये तरीका है क्या ये सेंटेंस जमाने का? मैं आई आपके पास और मैंने बोला पानी यहाँ है, अच्छा स्वाद करता है। इसका मतलब जब मैंने इसका प्रॉपर मीनिंग निकाला तो यहाँ पर कुछ, अगर मैं इसको प्रॉपर जमाऊँ ना तो एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी मुझे बोलने की, जो पानी यहाँ है ना वो बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, जो पानी यहाँ है उसका टेस्ट बहुत अच्छा, मतलब जो लगाएंगे तब अच्छा लग रहा है ना। उसके पहले एबनॉर्मल था कि नहीं, तुम बताओ? एबनॉर्मल था। नॉर्मल कैसे हुआ मीनिंग निकालने के बाद? जो, मतलब यहाँ पर जो आ रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल मीनिंग निकलेगा अगर मैं इसका अर्थ निकालूं और जो ना लगाऊं तो। इसका मतलब जो पानी यहाँ है मैं सिर्फ उसी पानी की बात कर रही हूँ, डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर द आएगा। आंसर सी है, ए गलत। हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर मैं यहाँ पर लिखती, एक नई चीज़ यहीं बता देती हूँ, तुमको मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन यहाँ बना के लिख रही हूँ आपके लिए, ये तो एग्जाम में आया हुआ है, मैं अपने मन से यहाँ बना रही हूँ। डैश वाटर इज आर बेसिक नीड, मतलब लाइफ जीने के लिए हमारी बेसिक नीड है, ये नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ वाटर जो है वो अपनी बेसिक नीड है, तो मैं बोल रही हूँ यहीं का पानी है बस बेसिक नीड, बाकी कहीं का पानी नहीं है, ऐसा बोल रही हूँ। या उधर का ही पानी, इधर का कोई डेफिनेट बोला मैंने, मतलब ये यूनिवर्सल बात हो गई सबके लिए, सभी पानी, मतलब पूरा जहाँ पर पानी है सबकी बात हो रही है, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है, वाटर इज आर बेसिक नीड, इसमें कोई पर्टिकुलर पानी की बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर बात हो रही है, यहीं का पानी जो है, यहाँ का पानी बहुत टेस्टी है, या जो पानी यहाँ है वो बहुत टेस्टी है। निश्चित हो गया, यहाँ पे बाउंड्री आई है, यहीं का पानी हियर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला यहाँ का पानी हमारा बेसिक नीड है, वहाँ का पानी हमारा बेसिक नीड नहीं है, ठीक है। ये ओवरऑल बात हो रही है, यूनिवर्सल, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। यहाँ पर आपका जो द है ना, ये द है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा नो आर्टिकल। समझ गए? दोनों में डिफरेंस देख लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बहुत कोशिश की आपको बताने की, ठीक है ना, और फिर भी दिक्कत आती है तो आप अपनी जो एसआई के क्वेश्चंस चल रहे थे, जो अभी जेल प्रेरी के बाद अपन रेगुलर करेंगे, उनकी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ और ज़्यादा अच्छे से बताया गया है एसआई के लेवल के हिसाब से, ठीक है। जेल इतना अपने को डीप में नहीं जाना है, जेल प्रेरी में बहुत नॉमिनल इंग्लिश आती है और अपने को उससे ज़्यादा ही यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप का टेंशन ही खत्म करो, पढ़ना यहाँ से। ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप थ्योरी आप अपने प्रॉपर लेक्चर ले सकते हो, तो उसमें तो सभी कुछ है, ठीक है। और क्वेश्चंस अपन सभी प्रकार के कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पैटर्न कभी नहीं गया, एक जैसे ही आएंगे, अभी मैं बताऊंगी। जो 17 में आए 18 में भी एक जैसे ही आएंगे, अभी मैं बताऊंगी आपको, जब पेपर अपन क्वेश्चन करेंगे तब मेरी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं। हेल्थ एंड डैश एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या भरोगे यहाँ पर? सबसे पहले डिसाइड करो कि ये है कौन, ठीक है, इसका क्या नेचर है। एजुकेशन गिनते हो एजुकेशन को? मेरी 4 एजुकेशन है, मेरी 5 एजुकेशन है, उसको 6 शिक्षा दी गई है, उसको 10 शिक्षा दी गई है। शिक्षा एक अनकाउंटेबल नाउन है, एजुकेशंस नहीं होता, एजुकेशन ही अपने आप में पूरा है, प्लूरल नहीं बनता, और एजुकेशन एजुकेशन होती है, ठीक है, उसको गिन नहीं सकते आप, 1 2 3 4 नहीं कर सकते। इट मीन्स व्हाट? ये अनकाउंटेबल नाउन है। इस इतना सा पता चलने पे ही मेरे 2 आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। आपके पास 2 चीज़ बची। अब अपन अनकाउंटेबल नाउन है, अब पहले डिसाइड करो ये मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है। देखो ध्यान से, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं? वहाँ हेल्थ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उससे पहली बात तो यही आंसर बता दिया यार। ये देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं? सही बताओ। ये नाउन्स वगैरह जब नहीं आ रहे हो, बार बार बोल रही हूँ, क्लास नंबर 2 पर जाके देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। अनकाउंटेबल क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्या, मटेरियल का, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो जब ये भी एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो जो इसके साथ हुआ वो इसके साथ होगा बराबर में। तो लिखे एंड, यानी इक्वल होता है, एंड मीन्स इक्वल होता है मैथमेटिकली, अगर ये आगे काम आएगा कंजंक्शन में। एंड मीन्स इक्वल, तो जो इसके साथ हो रहा है वो इसके साथ होगा। इसमें नो आर्टिकल, इसमें भी नो आर्टिकल आएगा, पहले तो उसने टिप्पा ही दिया। उसके बावजूद भी अगर तुमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट चाहिए तो पहली बात ये अनकाउंटेबल है, एन गलत हो गए। फिर देखो एब्स्ट्रैक्ट है, अरे एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो मेरे को अभी मैम ने रूल बताया था ओमिशन का, लेकिन मैम ने ये बताया था कि डेफिनेट, अगर ये डेफिनेट हो गया तो मैं नो आर्टिकल सॉरी तो मैं द लगाऊंगी, और अगर इनडेफिनेट हुआ तो मैं नो आर्टिकल लगाऊंगी। चेक कर लो मीनिंग। स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आया कि लिमिट लगी, यहीं का स्वास्थ्य, यहीं की शिक्षा, यहीं का इतना ही इतना ही इतना, ऐसे बोला। ओवरऑल बात हुई, यूनिवर्सल बात हुई, यूनिवर्सल बात हुई तो क्या इंडेफिनेट हो गया? मतलब आप गिन ही नहीं सक रहे हो, डेफिनेट ही नहीं, या गिनना तो नहीं, चलो लिमिट नहीं है, लिमिट, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात नहीं हो रही है, डेफिनेट इंडेफिनेट की बात हो रही है, तो लिमिट ही नहीं लगाई उसने, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिमिट ही नहीं लिखी है, सॉरी लिमिट लिखिएगा, यहाँ पर लिमिट नहीं है तो ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? नो आर्टिकल। आई बात समझ में? अभी वाटर वाले में समझ में आ गया था, यही चीज़ देखो आप,
वाटर वाले में आंसर अपन ने नो आर्टिकल नहीं लगाया था, क्या लगाया था द, क्योंकि यहाँ पर उसने लिमिट लगाई थी यहीं का पानी। लेकिन यहीं पर अगर अपन आगे जाते हैं तो यहाँ पर उसने कहीं का हेल्थ और कहीं का एजुकेशन नहीं लिखा, इसलिए वही रूल यहाँ लग रहा है, लेकिन आंसर चेंज हो जाता है। आंसर यहाँ पर अपना क्या आ जाता है, नो आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। डैश क्रिकेट हैज़ बीन अ फेवरेट, अरे यार इसमें तो आंसर ही आ गया, क्रिकेट क्या है, गेम का नाम है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह भी नहीं बताया मैंने आपको, तो गेम का नाम है, गेम के नाम के आगे नो आर्टिकल आता है, अभी पढ़ा अपन ने, पढ़ा ना, स्पोर्ट्स के नाम के आगे आपको नो आर्टिकल लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश जर्मन, डैश, ये देखो जर्मन नेशनैलिटी वर्ड भी है, लेकिन क्या है, अगर जर्मन नेशनैलिटी वर्ड की तरह यूज होता और प्लूरल में होता तो द लगता, पता है ना इतना, तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ बार बार, अभी ब्रिटिश वाले में, फ्रेंच वाले में भी समझाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये लैंग्वेज है जर्मन, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है या किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर व्यक्ति की बात होती, इंट्रोडक्शन होता तो एन लग जाता, ग्रुप की बात होती, प्लूरल होता तो द लग जाता, लेकिन यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, उसने क्लियर भी कर दिया है। तो जब लैंग्वेज की बात हो रही है तो पहले वाले में तो नो आर्टिकल है। अब इस हिसाब से अपना ना ये दो ऑप्शन गए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे नो आर्टिकल नहीं है पहले। देखो आगे बढ़े, अब अपने पास ये ऑप्शन से आ जाएगा, समझ, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जर्मन इज डैश इजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स। मैंने कहा इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स के लिए जर्मन बोलना बहुत इजी लैंग्वेज है। आपको पता नहीं था, मैंने बताया। इतना भी मत जाओ, आप इतना ही चले जाओ, इतना भी मत जाओ, आप इतना चले जाओ। अब कुछ समझ में आ रहा है? जर्मन एक इजी लैंग्वेज है। किसके लिए? ये वो सब छोड़ो, ये है, वो है, ठीक है। उसके बाद उसने कोलैबोरेट भी करा है कि इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए इजी लैंग्वेज है। तो जाना ही क्यों, इजी लैंग्वेज है, उतने में समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन जा रहा है, ये है, वो है जा रहा है, और ये है, वो है जा रहा है, तो एन आना चाहिए ना, इसलिए ये गलत हो गया, बी सही हो गया। मेरी बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसमें गलती हो तो निकालनी है। अब देखो सबसे पहले पता है क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर तुम नॉर्मली पढ़ रहे होते, ऐसे नॉर्मल पढ़ के कहीं जैसे बुक देख लिया, दो चार इंपॉर्टेंट रूल देख लिए जो बचपन से देख रहे हैं, तो अपन ने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के आगे हमेशा क्या लगता है, द। अभी पढ़ा ना अपन ने। तो आप पता है क्या करते हैं, सीधा ए को राइट कर देते और आगे बढ़ जाते। मैम इसमें एरर है, एरर निकालने का बोल रहा है, तो इसमें एरर है, यहाँ यंगेस्ट के पहले द नहीं लिखा। भाई ये सही है, आपका आंसर गलत है, आंसर आपका ये है। अब लड़ोगे ऐसा क्यों, अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अभी अपन ने पढ़ा था लास्ट स्लाइड्स में, अगर मैं जाऊं तो अभी अपन ने पढ़ा था, वो बैक होने में थोड़ा दिक्कत है, देखते हैं हो जाए तो, चलिए छोड़िए। हाँ, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जब कोई संज्ञा हो, अकेली हो भले ही, या फिर भले ही अपने एडजेक्टिव के साथ, अकेली हो तो भी चलेगा, एडजेक्टिव के साथ बैठी हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इनके पहले अगर पॉजेसिव केस आता है, अभी मैंने बताया था माय पेन वाला, तो आप किसी भी स्थिति में, पॉजेसिव केस नाउन का हो या प्रोनाउन का, कोई काय का भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप किसी भी स्थिति में कहीं पर भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। अब देखो यहाँ पर सन नाउन है एक रिश्ते का नाम, ये एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, हमने पढ़ा है कि सुपरलेटिव के आगे हमेशा द होता है। मैं लगाने ही जा रही थी, लेकिन मैंने इसको देख लिया। मैंने बार बार बोला है जब पढ़ाते वक्त, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे रूल फेल हो जाएंगे अगर उसके पहले पॉजिटिव केस है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी थी वो सही थी, ये सेंटेंस सही है, आपका आंसर गलत है। एरर वहाँ नहीं, यहाँ है। आपको याद है मैंने कल के लास्ट लेक्चर में प्रॉपर नाउन वाला एक्सेप्शन बताया था, उसमें बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द लगता है, इसने ए लगा दिया है, द लगाना था, आंसर ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 10th है, आई स्टडीड डैश फ्रेंच इन हाई स्कूल फॉर 4 years। मैंने हाई स्कूल में फ्रेंच पढ़ी। इसका मतलब यहाँ फ्रेंच नागरिकता सूचक शब्द नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, ये फ्रेंच लैंग्वेज की बारे में बात हो रही है। सही बोल रहे हो, देख लो पढ़ के, मीनिंग में ही समझ में आ रहा है कि ये लैंग्वेज की बात हो रही है, व्यक्ति कैसे पढ़ोगे, ठीक। और लैंग्वेज में हमेशा नो आर्टिकल लगता है, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में। अगर सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ना, आप टेंशन ही मत लो, आप क्रॉस चेक कर लो, आपके पुराने क्वेश्चंस आपके पास हैं तो, नहीं भी है तो कुछ खरीदना करना नहीं, कुछ नहीं, ये सब हो जाए इस टॉपिक के बाद में आपको। बस इसके बाद अपन सिर्फ जेपी के क्वेश्चंस जो आए हैं ना लास्ट ईयर्स के, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ जाकर के, एक सेकेंड, यहाँ जाकर के आपका आर्टिकल्स जो है वो ओवर हो जाता है। अब आपको प्रिपरेशन करनी है आज बैठ के ये सारे क्लासेस लेके।
कल के लेक्चर में अपन ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेंगे। कल के लेक्चर में से अपन जेल प्रहरी में प्योर आर्टिकल, हाँ मैं बोल रही हूँ प्योर आर्टिकल, क्योंकि आप जो भी बुक्स देखते हैं उसमें मिक्स वाले भी आ जाते हैं, तो मैं जब वो क्वेश्चन इसलिए नहीं उठाती क्योंकि मुझे वहाँ पर दूसरा टॉपिक लग रहा होता है। अब आपको पढ़ाऊंगी तब आएगा ना, तो इसलिए वो टॉपिक मैंने, वो वाले क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं अगले के लिए, जब वो टॉपिक पढ़ लेंगे। प्योर आर्टिकल्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन जेल प्रहरी के कल से अपन इस टॉपिक पर करेंगे जब तक वो ख़त्म नहीं होते, जो जेल डिपार्टमेंट के जितने भी। क्लियर है? तो ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है वही आपके जेल डिपार्टमेंट में आया हुआ है, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चंस लगने चाहिए क्योंकि इतने से बाहर नहीं जाएंगे, इतने से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। थोड़ा एनालिसिस लेवल भी चाहिए, ध्यान रखना, फोकस्ड रहना यहाँ तक की पढ़ाई करके। कल मिलते हैं। कल अपन ये टॉपिक यहाँ पर ओवर हो गया है, कल ढंग से पढ़ के आना, एक तरीके से अपना ही टेस्ट लेना है, तो इस टॉपिक पर जितने क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी हैं जिनको प्रॉपरली पढ़ना है, बार बार मैं बोलती हूँ, ध्यान रख लेंगे। कुछ चीज़ें बता देती हूँ जिनके क्वेश्चंस हैं। मंडे टू सैटरडे अपनी क्लासेस रहेंगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी 3 बजे, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस दिया जा रहा है, पूरा आपका अवेलेबल कराएंगे पूरे 6 दिन लेक्चर, बट ये क्लासेस बेसिकली रिकॉर्डेड हैं, तो आपके लाइव कमेंट्स में नहीं ले पाती हूँ। आप अपने जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स से, सिलेबस से रिलेटेड, आपके जो भी क्वेश्चंस मुझे दिखा करेंगे, मैं रेगुलर आपकी कमेंट्स और चैट्स चेक करती रहूँगी, ठीक है। तो वो आप रेगुलर रहिएगा। जो भी अपकमिंग रिकॉर्डेड जो भी होगा लेक्चर, उसमें मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी ट्राई करूँगी। लाइव सेशंस अपने बहुत कम हो पाएंगे, इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पर पूछते हैं कैसे कोर्स परचेज नहीं हो रहा, एग्जाम गुरुजी ऐप से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से परचेज नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर कॉल करें, और इस नंबर पर कॉल करें। उसके अलावा ये नंबर आपका सिर्फ व्हाट्सएप है, यहाँ पर लड़ाई नहीं करना, कोई उठाता नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप आपके सारे मैसेजेस यहाँ पर लिए जाते हैं, तो ये आपका ये, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जिसको भी यहाँ से पढ़ना है तो, ठीक है। करीबन 72 आवर्स का कोर्स है। इसमें एसआई लेवल में जब तक अपनी एसआई आएगी, कुछ और चीज़ें जो मुझे समझ में आएगा कि ये और एक्स्ट्रा और कोर्स कंप्लीट है, उसके अंदर जो भी मुझे लगेगा वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर कन्वीनियंस प्रॉब्लम है, इस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं चीज़ों को मैनेज करने में, लाइव लेक्चर्स। तो आप अपने कमेंट्स में डालिए, ज़्यादा दिक्कत है तो ये कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतने अच्छे से आपको थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा दिया गया है, ठीक है। रिवीजन पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं, है ना। एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, एग्जाम्स के लेवल पूरा एसआई तक का है, ठीक है। पूरा एसआई तक के ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हम लोग आज का टॉपिक ओवर करते हैं, अपना पहला टॉपिक ओवर करते हैं आर्टिकल्स का। दूसरा ही हुआ है क्योंकि नाउन भी मैंने बता दिया है, नाउन से प्योर क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो जैसा होगा अपन देखते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं उसको भी अपन लेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आर्टिकल से रिलेटेड, जितने जेपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो करने वाले हैं, पढ़ के आना है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।